नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोट डालने का काम शुरू हो गया, मतदान का काम शुरू हो गया है। तमिलनाडु में तो एक ही फेज में चुनाव हो रहा है, तो वहां पर सभी वोट आज डाल दिए जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में आज और 29 तारीख को 2 चरणों में चुनाव होना है, 2 फेज में चुनाव होना है। आज 152 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और फिर 142 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तमिलनाडु की हम चर्चा लगातार करते रहे हैं कि तमिलनाडु में डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके का जो गठबंधन है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ और डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में आमने सामने है। और वहां एक और पार्टी टीवी के विजय जोसेफ की, जो सुपरस्टार है, फिल्मों के स्टार रहे हैं, उनकी पार्टी वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीटों पर कर रही है। तो उससे क्या बदलाव होगा, क्या चुनावों में नतीजों में कोई फर्क आने वाला है, क्या हंग असेंबली हो सकती है, त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, डीएमके का क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां पर एक बहुत छोटे पार्टनर्स के तौर पर दोनों जगह काम कर रही है, लेकिन उन दोनों की मदद से क्या वो गठबंधन जीत सकते हैं? क्या स्टालिन की वापसी हो सकती है, या फिर बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर कोई नई सरकार बना सकते हैं? विजय जोसेफ क्या करेंगे? ये सब चर्चाएं चल रही है। लेकिन अभी देश भर की नजर, खासतौर से उत्तर भारत की और जो केंद्र की राजनीति है उसकी नजर है पश्चिम बंगाल पर, यानी ममता बनर्जी पर। तो दीदी कि जो 15 साल पूरे हो रहे हैं उसके बाद क्या ममता बनर्जी फिर से वापसी कर सकती हैं? क्या कोई रिकॉर्ड बना सकती हैं, इतिहास बना सकती हैं? या फिर इस बार एक नया इतिहास बनने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत जाए? हालांकि पिछली बार के चुनाव में उसने बड़ी छलांग लगाई थी, 3 विधायकों से वो 77 विधानसभाओं में जीत हासिल कर चुकी थी। ये जो 152 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें भी करीब 59 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई है। 77 कुल मिलाकर सीटें उसको मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी फेज में, यानी फर्स्ट फेज में कितना असर डालेगी, टीएमसी कितनी बचत कर सकती है, कितनी अपनी सीटों को बचा सकती है, या उसकी कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। और फिर जो दूसरे फेज में दक्षिण बंगाल में खासतौर से चुनाव होगा उसमें क्या टीएमसी को बाहर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के नेता और होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार वहां पर लगे हुए हैं और वो चुनाव का जो पूरा मैनेजमेंट है उसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 तारीख तक तो वो वहां रहने वाले हैं। 27 तारीख का आखिरी दिन होगा चुनाव प्रचार का, उसके बाद तो बाहरी लोग रह नहीं सकते, तो वो वहां पर कर रहे हैं। और उन्होंने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेजोरिटी मिलेगी, यानी 77 सीटों से वो 150 से ऊपर सीटों का अंदाजा लगा रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को, लीडर्स को एक टारगेट दिया है। फर्स्ट फेज के लिए भी उन्होंने 100 से ज्यादा सीटों का टारगेट दिया है। हालांकि मुझे जो पार्टी सूत्र है उनका कहना था कि उनके हिसाब से 80 सीटें फर्स्ट फेज में आ सकती हैं, तो वो भी एक बड़ा इजाफा होगा। क्या उस तरह का इजाफा होने वाला है? ये सब हो रहा है। इस सब के बीच में ममता वर्सेस जो मोदी है वो एक चुनाव बड़ा चल ही रहा है, और हिंदू बनाम मुस्लिम तो हो ही रहा है। फिर बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कल का जो वक्त था उसमें लताड़ लगाई ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को। आपको याद है वो आईपैक का मामला हुआ था जब ईडी के ऑफिसर छापा मारने गए थे 8 जनवरी को इस साल आईपैक के दफ्तर में। तो ममता बनर्जी पहुंच गई थी अपने ऑफिसर के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ, डीजीपी के साथ, और उनको रोक दिया था। और वहां से वो अपना फाइल और लैपटॉप और जो जो चीजें जरूरी थी वो उठा लाई थी। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर सकता है, ऐसी रोक लगा सकता है, ऐसे अफसरों को जांच के लिए रोक सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये बड़ा गंभीर टिप्पणी मानी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। और चुनाव आयोग जो है वो लगातार काम कर ही रहा है। एसआईआर का मामला था, अब कितने लोग वोट नहीं दे पाएंगे, कई लाख 18 लाख वोटों का माना जा रहा है कि वो वोट देंगे कि नहीं देंगे, वो भी काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, उनके जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे थे, वो काम पूरा नहीं हुआ। इस बीच वोटों का काम शुरू हो गया, मतदान का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती की है। 2,40,000 सीआरपीएफ और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनको वहां पर लगाया गया सुरक्षा में। अंदाजन 269 वोटर पर एक जो सुरक्षा कर्मी है वो वहां पर मौजूद रहेगा बंगाल में। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त 3,40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की। 3,40,000 माफ कीजिए, 3,40,000 की पूरे देश भर में तैनाती की गई थी। इस बार बंगाल में, सिर्फ बंगाल में 2,40,000 तैनाती की गई है। और ये माना जा रहा है कि भाई वहां पर प्री इलेक्टोरल हिंसा
और पोस्ट इलेक्टोरल हिंसा वायलेंस जो है वहाँ पर बहुत होती है, इसलिए सुरक्षा दी जाए। और चुनाव आयोग का कहना है कि किसी को डर नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, उन्होंने एक डर का माहौल बना रखा है कि वहाँ पर वोटर वोट देने निकल नहीं सकता। इसलिए चुनाव आयोग ने एक बिना किसी भय के वोट डाले जा सके, इसके लिए इंतजाम किया गया। हालांकि उनका जो पड़ोसी राज्य असम है, वहाँ छोटा राज्य है, वहाँ पर भी वायलेंस होती है, वहाँ पर भी घुसपैठियों का मसला है, लेकिन वहाँ 20,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए। लेकिन असम और बंगाल की तुलना इलाके के हिसाब से ज़्यादा नहीं की जा सकती, लेकिन इतना छोटा कि 20,000, और पश्चिम बंगाल में 2,40,000 और पूरे देश भर में 3,40,000। फिर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और सख्ती की, जो आमतौर पर की जाती है कि जब चुनाव शुरू हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के अंडर हो जाता है, पूरा कंट्रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेशन, और वो कुछ कुछ अफसरों के तबादले करता रहता है। तो जो 5 राज्य थे उनमें कुछ कुछ अफसरों के तबादले किए गए। केरल में भी तबादले किए गए, तमिलनाडु में भी तबादले किए गए, असम में भी तबादले किए गए, और ये अफसरों की संख्या थी 23। 3 राज्यों में, केरल, असम और तमिलनाडु में 23 अफसरों की, समझ लीजिए 25 अफसरों की तबादले इलेक्शन कमीशन ने किए हैं कि भाई उनको लगा कि इनके रहते हुए इलेक्शन ठीक से नहीं हो सकता या व्यवस्था में कोई परेशानी होगी, दुविधा होगी, जो भी समझा होगा। तो 23 अफसरों का, 25 अफसरों का तबादला 3 राज्यों में किया गया, केरल में, तमिलनाडु में, असम। पश्चिम बंगाल में कितने अफसरों का तबादला किया गया? वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को बदला गया, वहाँ पे डीजीपी को बदला गया, कई जिलों के आईएएस ऑफिसर्स को, कलेक्टर्स को बदला गया, कई जिलों के आईपीएस ऑफिसर यानी एसपी और कमिश्नर्स को बदला गया। कुल मिलाकर 483 अफसरों का तबादला किया गया है। 483, 3 राज्यों में 23 अफसरों का और पश्चिम बंगाल में 483। यानी इलेक्शन कमीशन बहुत सख्ती से, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हो। एक और सख्ती की गई है कि वहाँ पर शाम को 6 बजे तक कोई गाड़ियाँ नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, शराब पर पाबंदी जो आमतौर पर होती है, वैसे 5 दिन की गई है और जगह पे 2 दिन की होती है, लेकिन वो पाबंदी भी वहाँ पर लगाई गई है। और बाइक पर एक सवारी के साथ दूसरी सवारी नहीं जा सकती, ये भी पाबंदी, ये और राज्यों में नहीं लगाई गई है, वहाँ पर ले जा सकते। तो कुल मिलाकर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा बंदोबस्त किया है कि चुनाव ईमानदारी से हो, निष्पक्ष हो और बिना किसी डर के लोग वोट डाल सकें। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में, इलेक्शन कमीशन की देखरेख में सत्ता बदलने वाला है, सरकार बदलने वाला है? कई लोग कहते हैं, बड़ी चर्चा करते केजे राव साहब की, कि बिहार में जब एक बार चुनाव हुआ था और लालू यादव की सरकार थी तो वहाँ पे उन्होंने बड़े पैमाने पर तबादले किए थे, बड़े पैमाने पर उन्होंने सुरक्षा कर्मी लगाए थे और वहाँ पर सरकार बदल गई थी। तो क्या इस बार भी पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने वाली है? अब ये तो वोटर तय करेंगे, सब हमें क्या पता है। इन जो 152 सीटों पर चुनाव होने, उसमें से 55 सीटें, 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है। अब इसमें कितना इजाफा हो सकता है? शाह साहब ने कहा कि 100 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 40 से 45 सीटें बढ़नी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की इसमें। और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे डबल सीटें चाहिए, मतलब उतनी ही सीटें करीब करीब चाहिए दोबारा आगे बढ़ने के लिए। इतना मतलब 100% इजाफा होना चाहिए। वोटों का जो डिफरेंस है वो है 10% का करीब करीब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। और जो पार्टियां थी छोटी मोटी, जो ओवैसी साहब की पार्टी थी, हुमायूं कबीर की पार्टी थी, वो हो गई है गायब। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी कहने के लिए वहां पर है, लेकिन कोई चुनाव में उनकी कोई बड़ी भूमिका हो या वो कोई बड़ा फेरबदल कर दे, ऐसी संभावना तो फिलहाल नहीं लग रही। तो ये 2 तरफा मुकाबला है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। तो एक तो बड़ी जीत बीजेपी की यही है कि वो पिछले 10 साल में सबसे बड़ी पार्टी हो गई तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले में। अब क्या वो सरकार बना सकती? पिछली बार जो उसने छलांग लगाई 3 से 77 तक की, लेकिन उसमें भी एक चीज को मैं फैक्ट को कर दूं कि 2019 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सीटें मिली थी, उसके हिसाब से उसके पास 108 सीटों की बढ़त थी और वो हो गई, मिली उसको 77 सीटें। अब इस बार कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी बढ़त होगी, ये देखने की बात है। फिर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पेच है मुस्लिम्स का। वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं दिल्ली से, सूरत से, मुंबई से और जगहों से, वो पहुँच रही हैं पश्चिम बंगाल वोट डालने के लिए, वोटर पहुँच रहे हैं। अब आप किसी को वोट डालने के लिए वोटर को तो रोक नहीं सकते। जो और लोग मदद कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, मदद कर रहे हैं पहुँचने के लिए, तो वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहुँच रहे हैं कि कहीं वोट नहीं डाला तो उनका कागज कट जाए, राशन कट जाए, राशन कार्ड कट जाए, पहचान पत्र कट जाए, आधार कार्ड कट जाए, इसलिए वो लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर
8 जिले हैं महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल, वो है मुस्लिम बाहुल्य वाले जिले, मुस्लिम डोमिनेंस वाले जिले। वहाँ पर आबादी जो है, मुस्लिम आबादी 40 से लेकर 60% तक, 65% तक है, और उन पर हैं कुल मिलाकर 118 सीटें। उन 118 सीटों में से 103 सीटें मिली हैं तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव। तो क्या वो 118 सीटों का इलेक्टोरल पैटर्न बदलने वाला है? क्या वहां पर मुसलमानों की जगह हिंदू या जो दूसरे वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? और 118 में से 103 मिली थी 221 में से 2021 में तृणमूल कांग्रेस को, और 15 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 14 सीटें मिली थी शायद। तो क्या वो बदल जाएगा? कुछ लोगों ने कहा बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है? क्योंकि इस बार SIR हुई है और उसमें जो ज्यादातर वोट कटे हैं उनमें से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप कह लीजिए, कहा नहीं जा रहा कि आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स हैं। भवानीपुर की सीट को ही ले लो, भवानीपुर सीट में ही 50-1,000 के करीबन वोट काटे गए। भवानीपुर सीट तो जानते हैं ना, ममता बनर्जी साहब की सीट है, चीफ मिनिस्टर की सीट है, वहाँ पे 50,000। वहाँ पिछली बार शायद 60-68 हज़ार वोट से ममता बनर्जी जीती थी, फिर लोकसभा में वो लीड जो है 8,000 पर हो गई थी, और अब 40-45 हज़ार वोट कट गए हैं। तो भवानीपुर में क्या होगा, नंदीग्राम में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा? और अमित शाह जी ने तो कहा ही हम वोटर्स को कि भाई यदि आप भवानीपुर हरा देंगे तो पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल की विदाई कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अभी उनको याद आया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो ये फ्री बीज है इसको बर्दाश्त मत करिए, इस फ्री बीज से वाले लोगों को हराना है, हमें जिताना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पहुँच के नेता जो है वो लोगों को कह रहा है कि जितने ममता जी दे रही हैं उससे ज़्यादा पैसा ही हम दिलवाएंगे, उससे ज़्यादा फ्री बीज करवाएंगे। 3,000 रुपये देने का वादा भी उन्होंने कर दिया है। तो उसका फ़ायदा कितना होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी जिलों में, 23 जिले जो है पश्चिम बंगाल के, उनमें बन गया है, मजबूत है? क्या वो उसकी मदद कर रहा है? RSS के लोग वहाँ पर मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए हैं। योगी जी पूरे चुनाव में लगे रहे हैं, उनकी ताकत भी है बहुत, वो क्राउड पुलर भी हैं, उनकी बात में दम दिखाई देता है। हिंदुओं का वोट एकजुट करने की बात होती है। मुसलमानों का वोट पिछली बार 75% मिला था तृणमूल कांग्रेस को, तो इस बार कितना मिलेगा? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर ये चुनाव होना है। और सबसे बड़ी चिंता जो मेरी है, ये देश की है, वो यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए, बिना किसी डर के हो जाए, कोई वायलेंस नहीं। सरकार जिसकी बने वो बने, अच्छा जनता बनाती है सरकार तो, नहीं इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता। ये सब आरोप चलते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन सरकार बनाता तो फिर तो कोई सरकार कभी बदलती ही नहीं, ये इलेक्शन कमीशन या सरकार के साथ होता। इसलिए ये तो आरोप चलते रहते हैं, पॉलिटिकल आरोप है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है और वो करते रहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव करवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा माना जाना चाहिए। और सरकार बदले तब भी, सरकार नहीं बदले तब भी, लोगों को तय करने दीजिए और जनादेश को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। और ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो अजय हो, इनविंसिबल हो। ममता बनर्जी जब आई थी 2011 में, तब तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टीज को इनविंसिबल माना जाता। 23 साल तक तो ज्योतिर्वासु ही रहे थे, 30 साल तक लेफ्ट पार्टी का राज रहा था। अभी तो 15 ही साल हुए हैं ममता बनर्जी को, और उससे पहले करीब मतलब 40 साल, 25-30 साल कांग्रेस का राज रहा वहाँ 70s तक। सिद्धार्थ शंकर रे वो आखिरी वहाँ के बहादुर शाह जफर थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस तो होगी वहाँ पर दफन, कांग्रेस का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। लेफ्ट पार्टीज भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। ममता बनर्जी के 15 साल हुए, तो क्या एक नई जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की विचारधारा का वक्त आ गया है पश्चिम बंगाल में? क्या भद्रलोक ने भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है? क्या सब लोग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो ममता बनर्जी के खिलाफ हो सकता है उसका कोई असर दिखाई देगा? इन सब की बात करेंगे 4 मई को। उससे पहले 23 मई का आज का यानी वोटिंग हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से, और फिर 29 मई को होगी। उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों से, मित्रों से बात की। हमारे मित्र लोग सब लोग कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं। उनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते रहें, आगे भी दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हो। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए।